एवरीवन, आई पुष्कर मलिक, योर सोशल साइंस मेंटर एट अरिहंत पब्लिकेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर ओनली। दैट इज़ द लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम है और दिस सैम्पल पेपर विल हेल्प यू टू लीड द गुड मार्क्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक बार जर्नल इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान डालते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपके जर्नल इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने मेंशन किए हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जो आपका पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा और 40 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे, 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको 24 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 22 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों ध्यान रहे, सेक्शन सी के अंदर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे जो कि मैप बेस्ड होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रीड करता हूँ। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यंग यूरोप नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो किसने फाउंड करी थी। तो अगर हम अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर देखें तो इसका आंसर हमारे को बहुत क्लियरली मिलेगा दैट देयर वर 2 सोसाइटीज, यंग यूरोप एंड यंग इटली। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी, जुसेपी मैत्सिनी फाउंड द सोसाइटी यंग यूरोप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का रिजल्ट क्या था। तो अगर हम अपने एनसीईआरटी को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में एक बहुत ही पिक्यूलर चीज़ पता चलती है कि ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, या फिर हम कह सकते हैं जो इंग्लैंड पार्लियामेंट थी, उसने एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया था, जिसकी वजह से हमारा यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज हेल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा बी होगा, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देन अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ज़ोल्वेरेन के लिए सही है। तो जैसे कि मैं अगर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो ज़ोल्वेरेन वॉज अ कस्टम यूनियन इनिशिएटेड बाय द पर्शिया। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे तो इट्स द ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि पर्शिया के साथ 3 वॉर्स कौन सी कंट्रीज ने लड़ी थी ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अगर हम जर्मनी के यूनिफिकेशन वाले पोर्शन में जाएं तो हमको क्या मिलेगा कि देयर वर 3 वॉर्स विच वर फॉट विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड द फ्रांस। सो आंसर विल बी द बी आंसर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा हो और आपको द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी समझ आ रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि 19th सेंचुरी में ये किसकी आइडियोलॉजी थी कि मार्केट्स के अंदर हमको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। आइडियोलॉजी अंडर द पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ द मार्केट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो हमको पता है कि फ्रीडम का डायरेक्टली रेफरेंस लिबर वर्ड से होता है। लिबर का जो मतलब होता है दैट इज फ्रीडम। तो लिबरलिज्म इसका आंसर होगा। लिबरलिस्ट वांटेड दैट द मार्केट शुड बी फ्रीड। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर एकदम करेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखें अगर हम, तो इसमें हमसे बोला है ग्राउंडनट और विच इज ग्रोन इन असम, इट इज फॉल्स। सेकेंड इज टी एंड विच इज ग्रोन इन गुजरात, इट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड इज कॉफिया, दैट इज ग्रोन इन कर्नाटका। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज इट करेक्ट? यस, इज इट करेक्ट? कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है 7th क्वेश्चन में कि उस लैंड को क्या बोलते हैं जो कि लास्ट 1 to 5 ईयर्स से अनकल्टिवेटेड रखी गई हो।
देखिए दो पिक्यूलरिटीज होती हैं, एक होती है अनकल्टिवेटेड लैंड और एक होती है फैलो लैंड। तो अगर हम लोगों को ऑप्शन में अनकल्टिवेटेड लैंड नहीं दिया है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, फैलो लैंड्स की तरफ। तो अनकल्टिवेटेड इज मोर देन 5 ईयर एंड फैलो लैंड्स इज 1 to 5 years. तो आंसर वुड बी द डी आंसर, फैलो लैंड्स। Then in the question number 8 it is asking us that which of the following conferences was convened to discuss environment protection and socio-economic development। इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में जाएं और उसके अंदर देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसकी हेडिंग है द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। तो दैट वाज हेल्ड इन दी 1992 in which more than 100 heads of the country participated and they took the oath to attain the sustainability by the year 2000. So the answer is C, Rio de Janeiro Earth Summit. Then let's move to the 9th question. 9th question ask us कि इनमें से इंडिया के कौन से रिलीफ फीचर के अंदर हमको रिवर्स, टूरिज्म फैसिलिटीज और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। तो हमको पता है कि देयर आर 6 टाइप ऑफ रिलीफ्स, उनमें से एक रिलीफ होता है जो कि हमको रिवर्स प्रोवाइड करता है एंड दैट इज माउंटेन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर, माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड डिग्रेडेशन सबसे फास्टली हो रहा है। तो फिर हम फिर से मूव करें अपने चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो हमें उसके अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वी फाउंड दैट डिफोरेस्टेशन इज द मेन कोज। तो आंसर विल बी दी डिफोरेस्टेशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें से हमसे पूछा है कि कौन सी कंट्री में मेजोरिटेरियनिज्म को अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। एनी गेसेस? यस, तो द आंसर इज श्रीलंका, विच इज द थर्ड आंसर। सी इज द आंसर, श्रीलंका, एज इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल डजंट हैव द मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। Then let's us move to the 12th question. 12th question asks us about the power sharing. So it is from the political science. So इससे हमसे पूछा है कि इनमें से पावर शेयरिंग का सिग्निफिकेंट रीजन क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि देयर आर 2 रीजन्स फॉर द पावर शेयरिंग। फर्स्ट इज द मोरल रीजन एंड सेकेंड इज द प्रूडेंशियल रीजन। तो हमारे मोरल रीजन के अंदर आता है कि इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट्स, इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट्स। तो हमारा देखिए इसके अंदर कौन सा आंसर हुआ, ए आंसर, इट रिड्यूसेस द सोशो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में कौन सी थर्ड गवर्नमेंट अवेलेबल थी, या फिर बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी थर्ड गवर्नमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए थे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बेल्जियम वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट that constitute center and state as well. Second is the socialist government. The socialist government does not come under the Belgian government. Third is the community government. Yes, this is the answer. Community government was the third level or the tier of government which was included by the Belgium in their constitution in their amendments. सो होप सो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि बेल्जियम की थर्ड गवर्नमेंट का क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल कमिंग टुगेदर फेडरेशन का है। तो एज वी ऑल नो कि देयर आर 2 टाइप्स, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है कि every state has the equal power as similar to the center.
तो ऐसा कौन सी कंट्री के अंदर है? ऐसा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो होता है। तो आंसर क्या हुआ? सी। आंसर क्या हुआ? सी। देन लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग अमंग्स द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमसे यही पूछा गया है कि अगर इन तीनों के बीच में हम लोग पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पर आइए। तो इसमें हमसे क्या बोला गया है? इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। इससे क्या होता है कि सारे के सारे लेवल्स को सेम लेवल पर रखा गया है, और दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में लॉज सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। तो हमें पता है कि देयर आर 4 लिस्ट। यूनियन, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है, कंकरेंट जिसके अंदर दोनों लॉज बना सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर, कंकरेंट लिस्ट। कौन सा आंसर? सी आंसर। एंड देयर इज लास्ट वन, रेज्यूडरी लिस्ट, जिसके अंदर वो सभी सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड हुए हैं। तो उसके लिए भी सारे लॉज का प्रोविजन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी दी सी, कंकरेंट लिस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट स्पेशल पावर्स एंजॉय करता है, जो कि उसको किसने दी हैं? आर्टिकल 371 में। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा नागालैंड। क्यों? क्योंकि नागालैंड इज वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल पावर्स अलाउ करता है अंडर द आर्टिकल 371। तो होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो जैसे कि हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम लोग इसके अंदर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, फार्मिंग। इसके अंदर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, फार्मिंग। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आई थिंक, तो आप सभी इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि 7 और अबव एज ग्रुप के लिटरेट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को, मतलब कि जो भी लोग 7 से बड़े हैं और वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, तो उनके अमाउंट को, उनके प्रोपोर्शन को हम लोग किसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं या किसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इसका आंसर हमको सिंपली पता चल जाएगा देखते के साथ ही। अगर लिटरेसी की बात हो रही है तो कौन सा रेट फॉलो होगा? लिटरेसी रेट। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर नंबर सी, लिटरेसी रेट। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। सो लेट्स अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। इफ ये नहीं आता तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोलता है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग इनमें से कौन सा होता है? तो बेसिकली इट इज एन फॉर्मूला, एवरेज इनकम इज इक्वल्स टू टोटल अर्निंग ऑफ द कंट्री divided by the total population of the country. So that is the B option, total income of the country divided by the total population of the country. That gives us the average income, which is also known as per capita income. Okay, let's move to the question number 21. हमसे पूछा गया है कि
HDI इनमें से किसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है? तो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक कंट्री का ह्यूमन कितना डेवलप्ड है वो इनमें से किन बातों से हमें पता चलेगा? सो हम अगर ऑप्शन बी को देखें, हेल्थ, एजुकेशन एंड द इनकम, तो अगर हम लोग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट में जाएं तो हमको ये तीनों फैक्टर इजीली मिलते हैं। तो हेल्थ भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए और इनकम भी होनी चाहिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ, एजुकेशन एंड द इनकम। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछता है कि एक स्टेटमेंट आप लोगों को दी हुई है, उससे आप इनमें से कौन से टॉपिक के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट हमसे कहती है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और द स्टेट बाउंड्रीज। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे तो दैट विल नॉट बी लिमिटेड टू एनी नेशन और द स्टेट, इट विल बी होली और द पैनली एंड लार्ज टू द होल वर्ल्ड। सो इसमें से अगर हम देखें कि हमसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो रही है, तो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो द आंसर वुड बी सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Hope so you are getting all the points and referring to your NCERT side by side. Let us move to question number 23. तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आएगा। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा? तो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहा है तो दैट विल बी एन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, तो वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं होगा। एक इंजीनियर अपनी सभी हेल्थ बेनिफिट्स और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है तो दैट विल कम अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी दी एन इंजीनियर गेटिंग ऑल द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दैट इज द बी आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24. तो it is somewhere related to the Manrega. Yeah, we all know what is it. It is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act given in the 2005, which has the provision for 100 days of work to the poor class. तो हम लोगों से इससे पूछा गया है कि complete the following statement with this. तो उसमें हमसे हमारे को जितनी बातें पता थी उसने हमको बता दी कि मनरेगा है, 2005 में स्टार्ट हुई, 625 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 100 डेज का वर्क मिलेगा। बट उसने हमसे पूछा है कि इफ गवर्नमेंट फेल्स टू गिव द 100 डेज वर्क, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू गिव द 100 डेज वर्क, सो what will the government do? If government is unable to fulfill these 100 days of employment, the government would have to, government को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को उसका पूरा कंपनसेशन उस लेबर को देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर ए, पे द कंपनसेशन इन द ल्यू ऑफ दीज डेज, उन डेज के अकॉर्डिंगली उसको पूरा कंपनसेशन मिलेगा। So let us move to the section B, and we all know then in the B section we have to do 18 questions out of 22 questions. So first question is regarding a picture. So who is she? Any guesses? Yes, she is an allegory. What? She is an allegory, personification of the Germany. So what would be the name of this? Her name would be the Germania. What would be the name of this? Her name would be the Germania. So the answer will be C. So the answer will be C. See, students, a question is also mentioned beside this question, which is for visually impaired. But let us do that. We will do it for our practice only. So this question asks us कि identify the name of the Persian king who proclaimed जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्साइलिस। सो अगर हम सभी याद करें, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद वर्साइलिस के अंदर क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद वहाँ पर पर्शियन किंग को अपना मास्टर चुना गया था। तो वो कौन थे? ही वॉज काइजर विलियम वन। ही वॉज काइजर विलियम वन। सो द आंसर वुड बी ए, विलियम वन।
Let us move to the question number 26. Interesting question. You have to think about the Balkan nationalism and state which of the options are correct. इनमें से कौन सा ऑप्शन बाल्कन्स के लिए करेक्ट है? तो हम रीड करते हैं तीनों लाइन. पहले फर्स्ट लाइन says us the Balkan region became the part of conflict due to Ottoman Empire. So as we all know, Balkan has the powers of Ottoman Empire. So किसकी वजह से conflict हुआ? Ottoman Empire की वजह से. Next, the region comprised of ethnic groups which are stated as Greeks, Serbs और Montenegro. तो अगर हम इन सभी को देखें कि अगर हम अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो उसके अंदर वेरियस एथेंटिसिटीज मेंशन है. तो ऑल दीज एथेंटिसिटीज ग्रीक्स, सर्ब्स एंड मोंटेनिग्रोस वर इंक्लूडेड अंडर द बाल्कन रीजन. थर्ड इज द ब्रिटिश एंड द एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी. सो ब्रिटिश तो जब तक बना ही नहीं था, बन भी गया था तो उनका उस वक्त कोई रोल नहीं था. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? तो हमारे फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट एंड आंसर वुड बी ए और बोथ द ऑप्शन 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स बाय द वीवर्स? सो द आंसर वुड बी ए. कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28 said that which of the aspects helped in the formation of nation state in the Britain. So इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है नेशन स्टेट बनने का ब्रिटेन के अंदर. So the answer would be the B answer. The parliament through a bloodless revolution seized the power of the monarch. Without any war, monarch की powers को खत्म कर दिया गया था. Now the question number 29. There are three things we have to identify the soil. So this soil grows in the high temperature and very heavy rainfall, have low humus content and found in the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So the answer would be the D, laterite soil. Only the laterite soil has low humus content and it requires high temperature and very heavy rainfall for the process of leaching. Okay. So now question number 30 कि इनमें से हम tidal energy को कौन से रिसोर्स के अंदर रखेंगे. सो एज वी ऑल नो कि वी कैन गेट टाइडल एनर्जी एवरी डे. सो इट्स लाइक अ रिन्यूएबल रिसोर्स. सो द आंसर वुड बी दी ए, रिन्यूएबल रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 31 स्टेट्स दैट कि इनमें से पावर शेयरिंग के लिए हमें कौन सी बातें सही लगती हैं. इज पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी? इट इज ग्रेट. इट क्रिएट्स द हार्मनी इन द डिफरेंट ग्रुप्स. इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस एंड इट बिकम्स the socio-political competition among the parties. So power sharing never begins. Question number 31. Question number 31 हमसे पूछ रहा है कि पावर शेयरिंग के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, सेकेंड इज हार्मनी इन द डिफरेंट ग्रुप्स, थर्ड इज द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस एंड फोर्थ इज द सोशो-पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. सो कभी भी पावर शेयरिंग कंपटीशन ब्रिंग नहीं करती. सो द फोर्थ ऑप्शन वुड बी रॉन्ग. सो बट ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो द आंसर वुड बी ए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 कि जुडिशरी जो होती है वो फेडरल नेशन के अंदर एक एम्पायर की तरह काम करती है. किसकी तरह काम करती है? एक एम्पायर की तरह. तो ऐसा क्या होता है कि वो एम्पायर की तरह काम करती है? क्या वो रूल ओवर करती है? नहीं. क्या वो सेंटर के साथ मिलकर काम करती है? नहीं. क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है? नहीं. बट वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है और अपना जजमेंट सुना सकती है. सो आंसर वुड बी डी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी. नाउ देयर इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग एंड आई मस्ट से कि आप सभी को ये करना आता होगा. सो द क्वेश्चन नंबर 33 स्टेट्स दैट श्रीलंका ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सिहिला को बनाया. दिस इज द असर्शन एंड रीजन सेज बिकॉज वो अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे. सो यस, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर द असर्शन. सो द ऑप्शन वुड बी ए. ओके. Now we have to match this thing in the question number 34. So information technology
is come under the residuary list because it came after the formation of constitution. Next is the police. Police is the subject of state list. Now education. Education is the comes under the concurrent list and defense comes under the union list. So the answer would be A. Okay, so the answer would be A. Now question number 35. इट सेज कि अनीता गवर्नमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकती है। तो देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बुक के अंदर लिखा है देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी। सो हिंदी ऑल्सो केम अंडर द शेड्यूल लैंग्वेजेस। सो द आंसर वुड बी 22 लैंग्वेजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हमको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया गया है और हमें बताना है कि उस सिस्टम का नाम क्या होगा। कि कुछ पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इसको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, और इसको पावर्स और रिवेन्यू कहाँ से मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जाएं तो हमें ये तीनों के तीनों पॉइंट मिल जाएंगे और इसका आंसर क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछ रहा है कि इंडिया को हम लोग क्वाजी फेडरल स्टेट क्यों कहते हैं। इन सारे ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन बताना है। तो कि ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, रेजिडरी सब्जेक्ट लिस्ट है हमारे पास, इक्वल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, और करेंसी और रेलवेज किसके पास है? सेंटर के पास है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट्स हैं और सेंट्रल लिस्ट में अलग सब्जेक्ट्स हैं और दोनों का नंबर सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी रॉन्ग। सो द आंसर वुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ए आंसर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछता है कि फेडरलिज्म इन इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन स्टेट। यस, इट इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। सो द आंसर वुड बी ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 39 एंड हमसे ये फिर से असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन हमसे बोलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी देश की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है, और हमसे दूसरा रीजन हमको दिया गया है कि नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज कैन एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2 कंट्री की अगर नेशनल इनकम को हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलेगा। सो द रीजन इज रॉन्ग बट द असर्शन इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा? सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज रॉन्ग। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 40 हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हम लोगों को लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है। तो कोरियर इज अ सर्विस एंड इट कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। सो द आंसर वुड बी ए, कोरियर एंड द टर्शरी सेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा और हम लोगों को बोला गया है कि रीटा को क्या करना है, एक कंट्री चूज करनी है जहां पर वो मूव इन कर सके फॉर हर एम्प्लॉयमेंट। तो उसने सारी कंट्रीज को क्या किया, जज किया और उसने पाया कि कंट्री ए में जाना सही रहेगा। तो उसने ऐसा क्यों सोचा? तो उसने इसलिए ऐसा सोचा होगा बिकॉज कंट्री ए हैज़ द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। हम लोग कभी भी एवरेज इनकम को सिंगली नहीं देखते, हम लोग पर कैपिटा इनकम को सिंगली नहीं देखते। हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट फैमिलीज हैव डिफरेंट इनकम। सो सभी कौन से देश में सभी फैमिलीज को ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम मिल रहा है, दैट इज द कंट्री ए। दैट्स व्हाई रीटा डिसाइडेड टू मूव टू कंट्री ए। नाउ इट इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आप लोगों को BMI निकालना है। सो वी ऑल नो BMI का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। वेट शुड बी इन केजीज एंड हाइट शुड बी इन मीटर्स। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर नंबर सी आएगा आप लोगों का 14.7। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि एक वुमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती है जहां पर उसको छुट्टियां नहीं मिलती। अगर वो छुट्टी करती है तो जो उसका मालिक है वो उसके पैसे काट लेता है।
तो वो कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रही है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तो द आंसर वुड बी डी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर से एक लेंथी क्वेश्चन पढ़ने में बट इजी टू डू। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक डाटा कि 2017-18 में कौन से सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंटेज था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में जाएं और उसका सेकेंड टाइप होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, व्हेन द मोर नंबर ऑफ पीपल देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी वर्क्स, दैट कम्स अंडर द अंडर एम्प्लॉयमेंट। Now the question number 45, it is again the assertion and reason based question कि assertion कहता है कि क्रूड ऑयल जो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की या सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत है। रीज़न कहता है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, assertion is also true, reason is also true, but reason is not correct explanation for the assertion. So the answer would be B. Now the question number 46. Question number 46 बोलता है कि एक मैन है फूड प्रोसेसिंग फार्म में काम करता है और उसकी वाइफ और उसकी डॉटर भी उसको हेल्प करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा इंसान काम कर रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो द आंसर वुड बी ए, द आंसर वुड बी ए। नाउ सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 2 लॉन्ग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम लोगों को देखना है, हम लोगों को 12 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से हमें कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे कि आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे बोलता है कि ग्रिम ब्रदर्स ने कोई भी फोकलोरिक कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके रिगार्डिंग। तो इसका आंसर होगा ए आंसर कि द कलेक्शन इंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन द जर्मनी। जो भी कलेक्शन थी, जो भी फोक स्टोरीज थी, उनको जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे पूछता है कि इम्पैक्ट ऑफ द लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रिम ब्रदर वॉज वाइड स्प्रेड। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग द ग्रिम ब्रदर के लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, नो। सेटिंग अप न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, नो। प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग, yes, they were promoting the ethnic belongings of the Germany. Now we have to complete the filling the blanks. तो आप लोगों से बोला गया है कि ग्रिम ब्रदर्स ने लोगों से इंस्पायर होके फोकटेल्स को कनेक्ट किया। दे बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ डैश, वो किसके स्पिरिट में बिलीव करते थे, तो वो बिलीव करते थे कल्चरलिज्म के बिलीफ में। वो किस में बिलीव करते थे, कल्चरलिज्म में बिलीव करते थे। तो आंसर ए होगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है हम वाई फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू द नेशन बिल्डिंग। फॉरेन डोमिनेशन जो थी वो क्यों नेशन बिल्डिंग के लिए थ्रेट था? वो इसलिए थ्रेट था क्योंकि वो हमारी नेटिव वैल्यूज और क्लोथ्स को एक्सटिंग्विश कर देंगे, इरोड कर देंगे। तो द आंसर बी विल बी द करेक्ट, इरोजन ऑफ द नेटिव वैल्यूज एंड द इथोस। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे पूछ रहा है कि जर्मन्स अपने कल्चर के साथ कैसे रिलेट कर पाए। तो they have the feeling of collective belongings among the nationals. तो आंसर सी would be the correct answer कि उन लोगों के अंदर अपने नेशन के लिए फीलिंग्स थी, that's why they were able to connect. Now again assertion and reason based question, the question number 52. Regimes of 1815 did not tolerate criticism and dissents. तो 1815 के रेजीम्स की बात हो रही है, मतलब कंजर्वेटिज्म्स की बात हो रही है, मतलब कि हम लोग ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब कंजर्वेटिव रूल वापस से आया था। नाउ द रीजन इज कंजर्वेटिव रेजीम्स वर ऑटोक्रेटिक, यस दे वर ऑटोक्रेटिक। सो द ए असर्शन एंड द रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ अगेन अ लॉन्ग पैसेज बेस्ड
तो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53 एज द पैसेज इज स्टेटेड ऑन योर स्क्रीन्स। तो क्वेश्चन 53 बोलता है कि जो मार्जिनल और द स्मॉल फार्मर्स हैं वो कल्टीवेशन से बाहर क्यों हो गए हैं, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू स्पेंड द अमाउंट विच द लार्ज फार्मर्स कैन हैव। कहाँ पर अमाउंट स्पेंड करना है, ऑन द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, और उन सब की वजह से क्या हुआ, सॉइल डिग्रेड हो गई। तो द आंसर वुड बी दी सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, आप लोगों को एक क्रॉप बताई गई है, आप लोगों को बताना है कि उस क्रॉप के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो इंडियन फार्मर्स डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, यस। They are shifting production from cereals to fruit, yes. Jute is high demand, no. So the answer would be first and second will be the correct answers. Now question number 55 कि हमारा जो नेट सोन एरिया है सीरियल और पल्सेस के अंदर वो क्या हो गया है, रिड्यूस कर गया है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप से ज़्यादा प्रॉफिट आजकल फार्मर्स को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 सेज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से क्या होता है, एक ड्रामेटिक रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, बट ये ही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। तो इनमें से कौन सा एस्पेक्ट सही है इसके लिए, तो इसमें से कौन सा एस्पेक्ट सही होगा कि द इनपुट हैव शोव द इंक्रीज्ड आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। इन सब चीज़ों की वजह से आउटपुट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टेट्स की बात करें, हरियाणा एंड पंजाब, उन्हीं स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 सेज दैट कि जो फूड प्रोडक्शन है वो ही बेसिस होता है फूड सिक्योरिटी का। तो अगर हम लोग इसी तरीके से इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनसे फार्मर्स को मोर इनकम होती है, तो दे फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स। सो द आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन डी, इट इज़ द मैप बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे पूछ रहा है कि ए जो इंडिकेटेड है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि वो कौन सा डैम उस स्टेट में मिलता है। तो इट इज़ दी पंजाब स्टेट एंड यहाँ पर हमको भाखड़ा नांगल डैम मिलता है। तो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैप पर दिखाए गए बी स्टेट जो है वो टी कल्टीवेशन के लिए मेजर स्टेट है। तो एज वी ऑल नो इट इज़ असम। तो आंसर विल बी Assam. So student, as we completed with the sample paper, but there are 2 questions left which are for the visually impaired candidates, but let us practice that also. Question number 59 again for the visually impaired section. Which of the following dam is located in the Uttarakhand? उत्तराखंड में कौन सा डैम लोकेटेड है? तो हम सभी को पता है उत्तराखंड में टिहरी डैम लोकेटेड है एंड द आंसर विल बी सी. Now the question number 60 from the visually impaired candidate questions. तो आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें से कौन सी क्रॉप प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप के अंडर आती है। तो आप सभी याद कीजिए कि राइस इज यूज्ड अमंग्स द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ओवर द इंडिया, सो द आंसर वुड बी राइस. वीट क्यों नहीं होगा? वीट इज द सेकेंड मोस्ट abundant cereal crop in the India, but rice is the first, so the answer will be rice. Okay student, तो हम लोगों ने पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है. होप सो आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए हो और उनका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी आप सभी को समझ में आया हो. इफ़ कोई क्वेरी रह जाती है अभी भी तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वी विल डेफिनेटली आंसर्स. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. And you can also refer to the Arihant publication book, which consists of all kind of MCQ, assertion, reasoning based question, match the following, filling the blank, and all the question which were introduced in the sample paper by the CBSE. You can get the reference type from them. So आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे. Start preparing. Best of luck to you all for your exams. Thank you.